हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो मेरे भाई, हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th भारतीय वन हिस्ट्री का अध्याय नंबर 6 वन समाज और उपनिवेशवाद। अच्छा, चैप्टर के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ लिए ना। इसका हमने 2 वीडियो दिया था। इसमें बताया गया था कि जब अंग्रेज हमारे यहाँ आई ना, इससे पहले क्या था उससे कोई मतलब नहीं था। लेकिन जब अंग्रेजवा सब आया ना, तो भारत से ना उससे लूटना शुरू किया। सबसे बड़ी बात, जब वो जंगल की ओर गया तो देखा कि भाई यहाँ झूम खेती है, स्थानांतरित कृषि। आदिवासी समाज क्या करता है कि जंगल का लंबा लंबा क्षेत्र काट देता है, काट के आग लगा देता है, सारा जंगल जल जाता है। अब उसको 2 चीजों की जरूरत थी उस समय। एक, रेल के विकास हुआ तो रेल के लिए स्लीपर चाहिए, रेल बॉडी के लिए लकड़ी चाहिए, और एक जहाज रानी के लिए नाव की जरूरत थी, तो नाव के लिए ना। अब इन 2 बातों को लेकर के ना वो बड़ा चिंतित था। कहा कैसे लकड़ी लाया जाए भाई। तो उसने लगा दिया वन अधिनियम कि जंगल में ना, जंगल की कटाई रोकी जाए। अब ना संरक्षित, सुरक्षित और आरक्षित घोषित कर दिया भाई। आदिवासी समाज को लगा कि हमारे साथ कुछ भेदभाव किया जा रहा है। दूसरी बात कि उस समय अंग्रेज जब आया था ना, तो वो क्या किया, अपने साथ ईसाई मशीनरियों को लाया। किताब बंद कर देंगे। और ईसाई मशीनरी जब आए तो जो आदिवासी समाज की कोई कोई प्रथा थी, जैसे मरियन प्रथा और प्रथा, तो इन सब प्रथा को वो गलत बताता था कि ये सब गलत है, तू लोग ईसाई बन जाओ। कुछ लोग तो बन भी गए, लेकिन कुछ धार्मिक लोग थे, कह गए भैया भला है बुरा है चाहे जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। आज भाई ये कौन हो गया ना, ये नहीं, मतलब हमारा धर्म जैसा भी है अच्छा है, चाहे वो धर्म खराब हो या अच्छा हो, हम धर्म छोड़ने वाले। इन सब कारणों से अंग्रेजों के साथ उनकी थोड़ी मतभेद बढ़ना शुरू हुआ। और सबसे बड़ी बात हुआ कि अंग्रेज अपने आर्थिक लाभ के लिए जो जंगली क्षेत्र थे उसमें ना क्या किया, बागानी कृषि शुरू किया। और बागानी कृषि से बाहर से कुछ किसानों को ला करके वहां बिठा दिया कि भाई तू लोग बैठो, कृषि कार्य करो। वो कृषि कार्य के आदिवासी समाज लोग भी कृषि कार्य करने लगे, तो उन्हें पूंजी की जरूरत थी, तो उनसे हुआ पूंजी लिए कर्जा, वो दीकू कहलाए। और ठीक उसी समय क्या हुआ कि दीकू वाला मेहरारू के देखिए लपटा के भाग जाता था। अब आदिवासी समाज को चिंता हो गया कि जब से ही दीकू वाला आया था, आज फलाने का मेहरारू फरार, तो कल तीसरे का फरार। नहीं, इस चक्कर की समस्या रे भैया बड़का समस्या बन गया। वो लोग शिकायत भी किया अंग्रेजवा से, लेकिन अंग्रेजी पुलिस किसका साथ दिया, वो दीकू का साथ दिया, आदिवासी समाज का साथ नहीं दिया। कई समस्याएं, लगान कर ज्यादा कर दिया। इन सब कारणों से आदिवासी समाज ने उसका विरोध करना शुरू किया और कई विद्रोह हुए। तमार विद्रोह, चुआर विद्रोह, हो विद्रोह, कंद विद्रोह, मुंडा विद्रोह, संथाल विद्रोह, तिलक मांझी का विद्रोह, नहीं विद्रोह, कई विद्रोह हुए। परिणाम तो क्या हुआ, उस समय तो कोई ज्यादा लाभ नहीं मिला, लेकिन गांधी जी का जो असहयोग आंदोलन था, इन सब में वो लोग साथ दिया हम लोग। इसके अलावा और सारे उद्योग मतलब आंदोलन में हमारा साथ मिला। कहने का अर्थ है भारतीय आंदोलन में इन लोगों का मदद थोड़ा जरा ज्यादा रहा। कोई दिक्कत, ये सब बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा किए थे। अगर आप हमारी वो वीडियो देखे हैं तो ठीक है, नहीं देखे हैं तो आप यूट्यूब पर सर्च करिए। अच्छा, हमारे चैनल पर तो है ही अभी। अच्छा, चैनल पर है ही तो वहीं पर देखिए प्ले लिस्ट लिखा होगा नीचे में, देख रहे हैं ना। प्ले लिस्ट में जाइए, क्लास 9th हिस्ट्री का प्ले लिस्ट मिलेगी और उस पर सर्च करिए तो आपको मिल जाएंगे वन्य समाज और उपनिवेशवाद। और इसके जितने भी चैप्टर हैं मतलब वीडियो हैं, सबको आप आराम से देख सकते हैं। अच्छा, ज्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं हम लोग दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन की तरफ। हाँ सुनिएगा, एक मोटिवेशनल है थोड़ा सा आपके लिए। तू खुद की खोज में निकल, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरी वजूद की समय को भी तलाश है, तू चल तेरी वजूद की समय को भी तलाश है, जो तुझसे लिपटी भेड़ियां समझ न उनको वस्त्र तू,
ये वेरियां बिहाल कर बना ले इसको शस्त्र तू। ये वेरियां बिहाल कर बना ले इसको शस्त्र तू चल तेरी वजूद की समय को भी तलाश है। तो कहने का मतलब यह है कि हमें अपने आप को खुद को निकलना पड़ेगा। कोई काम करना है तो खुद निकलना पड़ेगा, तब जाकर के हमारी दूसरे के भरोसे रह के कुछ भी नहीं किया जा सकता मेरे भाई। चलिए, इसीलिए खुद निकलिए, खुद करिए। अब चलते हैं जनजाति समाज और धर्म की विवेचना। सुनेंगे जो हमारी उस समय जनजातियां समाज थी, खास करके बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कुछ असम क्षेत्र में, इन सारे क्षेत्रों में ना जनजातियां समाज थी। कहीं हो जाति, कहीं पर उराव जनजाति, कहीं पर मुंडा जनजाति, कहीं पर मांझी जनजाति, नहीं, ये जनजातियां समाज थी। सबके अपने अपने धर्म थे, अपनी अपनी स्वतंत्र विचारधाराएं थी, अपनी भाषाएं थी, रहन सहन, संस्कृति, प्रकृति सबकी अलग अलग थी, है ना। लेकिन सब मिला जुला करके जंगलों में रहते थे, स्वतंत्र रूप से खाते थे, सब मिलजुल करके रहते थे। किसी में न कोई धर्म की इकट्ठा करने की बातें होती थी और न किसी तरह के कोई भेदभाव हुआ करता था जातिवाद का। ये उन लोगों की अपनी तरीके थे। ठीक है, आपसे क्या कह रहा है, जनजाति समाज और धर्म। तो पहले समाज की बात देखिए, जितने भी जनजाति समाज थे, चाहे हो, मुंडा, सुआर, चमार, जो भी था, इस सारी जनजातियां जो थी उनमें आपसी एकता थी, जातिवाद की भावना उनमें नहीं थी, धन को इकट्ठा करने की लालसा भी नहीं थी। सब लोग स्वतंत्र रूप से मिलजुल करके रहते थे और मिलजुल करके खाते थे। एक कबीला होता था, कबीला का जो सबसे ताकतवर लोग होते थे, उस कबीला का मुखिया होता था। आपसी कोई झगड़ा हो जाती थी तो सब मिलजुल करके उस झगड़ा को सुलझा लेते। ये उनका समाज था, कोई दिक्कत। धर्म, उनके धर्म भी अलग अलग प्रकार के थे। बलि प्रथा थी, जादू टोना में विश्वास करते थे, भूत प्रेत में विश्वास करते थे, ये उनकी धर्म थी। ठीक है, और वो लोग मरे देवता की पूजा करते थे, मृत लोगों की पूजा करते थे, अलग अलग जो है ताबीज इत्यादि पहना करते थे, है ना। ये सब उनका धर्म था। क्लियर। तो धर्म क्या क्या, मूर्ति पूजा करना, बलि प्रथा, जादू टोना में विश्वास करना, भूत प्रेत में विश्वास, ये सब उनकी प्रथाएं थी। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए आगे। जनजातियों की प्रशासनिक, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था पर परिचय दीजिए। सुनिएगा, जनजातियों के प्रशासनिक और राजनीतिक, ध्यान देंगे, जनजाति में अपनी एक प्रशासनिक व्यवस्था थी कि समाज जो होता था ना, वो कबीला में बटा होता था। जैसे मुंडा एक अलग कबीला, उराव का एक अपना कबीला, हो का एक अपना कबीला, संथाल का अपना कबीला, सबका अलग अलग कबीला होता था। कबीला का मालिक कौन, तो उस कबीले का जो सबसे ज्यादा ताकतवर जो लोग होते थे, वो कबीले के मुखिया चुने जाते थे। समाज में एक मतलब पंचाल होता था, मतलब वो चबूतरा बना होता था। लोग वहां पर नाच गाना करके मनोरंजन भी करते थे और वहां पर पंचायतें लगा करती थी। गांव की जितनी समस्याएं होती थी, विकास का जो भी काम होता था, वो किसके जिम्मे होता था, तो मुखिया के जिम्मे होता था। जो पंचायत का प्रमुख होता था, मुखिया, वही देखरेख करता था। आपसी अगर झगड़ा हो जाए तो आपस में सबको मेलजोल करना, मिलाप करना, किसका काम, मुखिया का काम। ठीक है, कोई पर्व त्योहार के समय जो मुखिया होते थे उनकी सहमति होती थी, सब लोग मिलजुल करके पर्व त्योहार मनाते थे। ठीक है ना, यानी कहने का अर्थ है कि जो वो गुज्जर जातियां होती थी, वो कबीले के जो लोग होते थे, वो सब मिल करके अपना मनाते थे, लेकिन सहमति किसकी होती थी, मुखिया की। यानी प्रशासनिक व्यवस्था ये थी उनकी। कोई भी समस्या, झगड़ा का निपटारा कौन करेगा, मुखिया करेगा। तो राजनीतिक समझ गया। अब आर्थिक व्यवस्था, तो आर्थिक था उन लोगों का, आर्थिक माने पैसा कहां से लाते थे, तो उन लोगों का मुख्य काम था आखेट, जंगल से जंगली जानवरों का शिकार करना, कंदमूल प्राप्त करना और खाना, ये उनका काम था। ठीक है, वो लोग कवाते क्या थे, वही से शिकार करना, खाना उनका काम था। इसके बाद थोड़ी मोरी क्या करते थे, खेती बाड़ी करना शुरू किए, बाद में पशुपालन भी करना शुरू किए।
खेती पशुपालन, झूम खेती करते थे। इसके अलावा कुछ लोग व्यापार भी करते थे, जैसे हाथी दांत का व्यापार, मसालों का व्यापार, जड़ी बूटियां का व्यापार, ये सब वो करते थे। बांस के सामान बनाने, लकड़ी का सामान बना करके वो लोग बेचते थे, आमदनी इससे भी आती थी। प्रशासनिक समझ गए कि कबीला का शासन कौन, मुखिया वाला। पंचाल बीच में रहता था, चबूतरा बना हुआ कबीला के अंदर में। और जैसे ही वो क्या मतलब कोई भी झगड़ा उगड़ा होता था तो सब मिल करके आपस में उस झगड़ा को निपटा देते थे। नहीं, आर्थिक वाला में समझ गए कि शिकार करना, खेती करना, पशुपालन करना और थोड़ा मोड़ा व्यापार। किसी को डाउट? आगे चलते हैं। औपनिवेशिक सरकार में भारतीय वन जीवन के प्रति नई नीति क्यों अपनाई? देखिए, औपनिवेशिक सरकार ने भारतीय वन जीवन के प्रति नई नीति क्यों लगाई? तो इसका मेन कारण सबसे क्या कारण था कि भारत के जो मतलब वन्य समाज थे, जंगली लोग, उनमें झूम खेती प्रसिद्ध थी। वो लोग धरती को समझते थे कि माता है, इस पर हल चलाना पाप है। अब हल कैसे चलेगी भाई? क्या करते थे, मतलब पेड़ को काट देते, पेड़ जब सूख जाती आग लगा देते, आग जब लग जाती तो उसी राख पर वो खेती करते थे। जब राख हो जाता था वो खेती करते थे। धरती पर तो हल चलाए नहीं, तो राख पर काम किए। राख 2-3 साल में खत्म हो जाती तो वो जगह छोड़ के दूसरी जगह चले जाते। अब एक कल्पना करिए कि जिस जंगल को बढ़ने में 50 वर्ष, 40 वर्ष, 100 वर्ष लगा होगा, उसको काट करके 2-4 महीने में गिरा देते थे और उसमें आग लगा देते, सारा लकड़ियां जल। जिसको बढ़ने में 50-70 वर्ष लगा, सारी लकड़ियां क्या हो गई, अब धू धू करके जल गई, लकड़ी बर्बाद। अब औपनिवेशिक सरकार, अंग्रेजी सरकार को उसमें लकड़ी की ज्यादा जरूरत महसूस हुई कि भाई रेल की पटरी के लिए स्लीपर चाहिए, हमें हमारी जहाज रानी के लिए लकड़ी चाहिए। तो ये लकड़ी कहाँ से आएगी? ये सब जंगल जलाइए देगा तो लकड़ी आएगी कहाँ से? इसलिए उन्होंने जंगल बचाने के लिए, लकड़ी प्राप्ति के लिए उन्होंने वन नीति लागू किया और वन को संरक्षित घोषित कर दिया। इसमें ना तो तुम चारागाह कर सकते हो, ना ही तुम कृषि कर सकते हो, न जंगल काट सकते हो, कोई दिक्कत। इससे क्या हुआ, जंगल कटाई रुक गई, झूम खेती बंद हुई और औपनिवेशिक सरकार को जंगल यानी पेड़ मिलना शुरू हो गया। किसी को डाउट? चलते हैं आगे, क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो समझ गए औपनिवेशिक सरकार वाली। अब आगे चलते हैं। तिलका मांझी जीवन एवं क्रियाकलापों पर प्रकाश डालिए। देखिए, हमसे कहा जा रहा है कि अब देखिए, कह रहे प्रकाश डालिए तो कह रहे कि टॉर्च का प्रकाश डालिए। बच्चा का तो कोई कहने ही नहीं है। अब एक बार जो है ना, हमने बताया बच्चों को कि गाय पर लिख लिख के लाई। आरुषि गई, इसके पास एक उजली गाय थी, फटाफट गाय पर शरीर पर खड़ा होकर लिखने लगी। अब इसके पापा देखे तो बोले कि ये क्या कर रही है, ये क्या कर रही है? सर जी बोले हैं कि गाय पर लिख लिख के लाने के लिए लिख लेते हैं, गाय को खोल के ले जाएंगे, सर जी को दिखा देंगे, लिख लिए। बताइए, वो लिखने वाला थोड़ी, अरे उसके बारे में लिखना था ना, बताइए है तो क्या कहिएगा। आइए, तिलका मांझी के बारे में हम लोग पढ़े थे कि हमारे बिहार के भागलपुर, जहां सुल्तानगंज है, वहीं आसपास में तिलक मांझी का जन्म हुआ था। तिलक मांझी कब हुआ था भाई? तो 1750 में, है ना। तिलकपुर महिषी गांव था, वहीं उनका जन्म हुआ था। बचपन से ही ना ये तीरंदाज हो गए थे, बहुत अच्छा निशाना लगाते थे। लेकिन वहां पर एक कलेक्टर बहाल हुआ था भागलपुर में, जिसका नाम था क्विडलैंड, अगस्टम क्विडलैंड। अब वो ऐसा अत्याचारी आदमी था, बड़ा ज्यादा कर लगाता था, किसान पर मनमाना, मजदूर पर मनमाना करता था। इसीलिए ना वो बड़ा दुखी होते थे। कौन? तिलका मांझी। तो उन्होंने इस कर के विरोध में अगस्टम क्विडलैंड का विरोध करना शुरू किए और सारे लोगों को, माने अपने बिरादरी के लोगों को, अपने साथी लोगों को मिला करके एक समूह बना लिए। एक बार की बात है कि जब तिलक मांझी का प्रसिद्धि बढ़ गया तो सरकार की तरफ से उसे पकड़ने का आदेश दिया गया। पुलिस, अंग्रेजी पुलिस जब वहां गई सुल्तानगंज के पहाड़ियों में, ये लोग छिप करके बैठे हुए थे।
और इतने तीर मारे वहां पर कि उसका बंदूक काम करना बंद कर दिया। समझिए एक तरह से बंदूक काम करना बंद कर दिया, कई सैनिक घायल हो गए, मारे गए, पुलिस, अंग्रेज पुलिस सब कैसे कैसे जान बचा के भागा। चलिए इसके बाद वो लोग प्लान बनाए कि ना होगा तो मेने को मार दो। किसका? अगस्टम क्विटलैंड को। कैसे मारा जाए? तिलकमान जी पहले क्या किया, अगस्टम क्विटलैंड के दिनचर्या पर ध्यान दिए कि कैसे आता है, कहाँ जाता है, क्या करता है। कई महीनों तक उसके काम का पूरा ध्यान रखे। तब पता चला उनको कि रोज को रोज जो है घूमने के लिए घोड़ा पर आता है रास्ता में। वही रास्ता में तार के पेड़ कई थे, उस पेड़ पर चढ़ गए उनके साथी लोग। तिलकमान जी खुद तो चढ़ गए और उसी रास्ते से जा रहे थे कौन? अगस्टम क्विटलैंड घोड़े पर चढ़े हुए जा रहे थे। तो ऊपर तारे के पेड़ पर से निशाना साध दिया और गर्दनिए में मार दिया तीर। फट से वो घोड़ा से गिरे और गिरते ही बेचारे का राम नाम कर दिया, मतलब कि उनका मृत्यु हो गई। भाई एक कलेक्टर की मृत्यु होना एक बहुत बड़ी बात। अंग्रेजी सरकार तुरंत आदेश दी कि तिलकमान जी को जिंदा या मुर्दा पकड़ा जाए ना। इनाम घोषित कर दिया 10,000 रुपया। भाग गए वहां से, कहा? भागलपुर से सुल्तानगंज, चक घर था उन्हें तिलकपुर महिषी से, भागे कहा? सुल्तानगंज, वही पहाड़ी में रहने लगे। लेकिन कुछ भारतीय लोभित आदमी 10,000 का लोभ के कारण, उस समय का 10,000 बहुत बड़ा होगा नहीं हुआ जी, पकड़ लिया इनको। अब पकड़ के अंग्रेजों को हवाले कर दिया। अब अंग्रेज जो है लोगों में दहशत फैलाने के लिए, ताकि कोई हमारा विरोध ना करे, इसलिए 4 घोड़े का एक रथ बनाया मदिए और घोड़े में इनको बांध दिया गया। अब बांध करके इनको दौड़ाया गया, दौड़ते दौड़ते पूरे गांव में दौड़ाया गया, घसीटा गया धरती पर, पूरा शरीर तो लहूलुहान हुआ ही उनका। और उसके बाद एक बरगद के पेड़ से लटका करके दिन में चौराहे पर फांसी दे दी गई, ताकि लोग दहशत से हमारा विरोध कभी न करे। आज वही जगह तिलकमान जी चौक कहलाती है। कहानी सुन लिए तिलकमान जी के बारे में। अब आगे चलते हैं। कोल विद्रोह के कारण और इसके स्वरूप का वर्णन। तो देखिए इसका मेन कारण, देखिए कोल विद्रोह के कारण क्या था, ध्यान दो। तो कोल विद्रोह का सबसे बड़ी कारण था वहां के बढ़ते हुए लगान। नहीं, अंग्रेजों ने क्या किया था, वहां के जो कोल जाति के जो राजा थे, राजा वहां पर ज्यादा से ज्यादा कर लगा दिया। कर जब लग गया तो वहां के जो जनजाति समाज के लोग थे उसका विरोध किए। और जब विरोध किए, राजा क्या किया, पहले तो अपनी शक्ति से दबाने का प्रयास किया। जब उसकी अपनी शक्ति काम नहीं की तो अंग्रेजी पुलिस को बुला लिया, क्योंकि अंग्रेजी पुलिस जो है ना वो जमींदारों को क्या करती थी, मदद करती थी। और वहां से उसको बुलाया गया और जो उन मतलब आंदोलनकारी थे उसको पकड़ पकड़ के उसको जेल में बंद करना शुरू कर दिया। तो इसका मेन कारण क्या था? तो मेन कारण था बढ़ती हुई लगान, बढ़ती हुई, यानी ज्यादा टैक्स लिया गया था ना, इसलिए। इसका सन कब था? 1831 से 1800। इसमें कौन कौन जनजाति थे? उराव और मुंडा दोनों मिल के काम किए थे। उराव और मुंडा जनजाति दोनों मिल करके जो है ये काम किए थे। इसके कई नेता भी थे, जिनमें याद रखेंगे सिद्धू थे, कान्हू थे, नहीं ये सब प्रमुख नेता थे। अब चलते हैं संथाल विद्रोह के बारे में। कोलों के बाद, कोल विद्रोह हुआ ना अभी, उराव और मुंडा मिलके किया था। कोल के बाद संथालों का व्यापक विद्रोह हुआ। अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध 1857 के पूर्व होने वाला यह सबसे बड़ा विद्रोह था। इस विद्रोह का प्रसार छोटा नागपुर, सिंहभूम, संथाल परगना तथा वीरभूमि बांकुरा बंगाल, देखिए यानी कहने का अर्थ है कि झारखंड में, बिहार में, बंगाल में एक साथ संथाल जाति मिलके आंदोलन चलाया। तो बहुत बड़ा आंदोलन नहीं हुआ, कई राज्यों में एक साथ हुआ था। इसका कारण जीवन जंगल और जीवन पर मतलब जमीन पर टिका हुआ था। और अंग्रेजवा ने क्या लगा दिया था वहां पर कि भाई वन अधिनियम लगा दिया। अब वन अधिनियम लगा के सबसे पहले तो शिकार पर रोक लगा दिया। कहा तू लोग अब खेती करो। और लोग खेती करना शुरू किए तो वहां पर दीकू को बसा दिया। और देखू को कहा कि लोग को ब्याज पर पैसा दो। अब ब्याज पर पैसा देता था तो कितना परसेंट लेता था? 50 से 500%। यानी 100 रुपया तुमसे आज लिए हैं तो तू 1 महीना बाद हमसे 500 रुपया लेगा ब्याज।
आगे मैया, इतना तगड़ा ब्याज नहीं, और न देगा तो तोरा हमरा क्या देना होगा, मेहरारू के देना पड़ेगा। अब ले, अब वो बेचारा परेशान। इस सब कारण से जो है ना दीकू समाज जो है सब सब विरोध करने लगे दीकू का। जितने जनजाति समाज थे दीकू का क्या किए, विरोध किए, जमीन हड़प ली जाती थी। ये सब कारण से वहां पर संथालों ने, मुंडा ने, उराव ने सब क्या किया, उसका विद्रोह किया। चलिए अब चलते हैं, ये क्या लिखा गया जी, जीवन के कार्यों की समीक्षा करें। देखो तो क्वेश्चन क्या है, गलती लिखा गया क्या, क्या लिखा हुआ, हाँ ये देखिए गलती हो गया, यहाँ पर था बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा के जीवन के समीक्षा करिए। सुनिएगा, तो बिरसा मुंडा एक आदिवासी जनजाति के भगवान माने जाते हैं। देखिए बचपन में उनके बारे में एक कहानी है कि गांव में जब प्लेग फैली थी, वो घूम गए थे न, तो गांव में न प्लेग खत्म हो गया था, प्लेग बीमारी। तो लोग ना इसको समझे कि भगवान का अवतार है। वो बाद में मतलब ये जो आदिवासी समाज तो बलि प्रथा में विश्वास करते थे, लेकिन ये बलि प्रथा में विश्वास नहीं करते थे, बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिए थे। बौद्ध धर्म का मतलब हुआ कि कोई नर हत्या नहीं होगी, कोई जीव जंतु की हत्या नहीं होगी। यानी कहने का अर्थ है कि ये अब नहीं, देखिए सब मांस मछली सब खाते हैं, नहीं खाते हैं, लेकिन अगर शुद्धता की बात हो तो सबका मन कहता है कि शाकाहार भोजन अच्छा है, नहीं मांस मछली वाला भोजन अच्छा नहीं है। खाने के लिए चोरा छिपा के खा लीजिए वो अलग सी बातें हैं, लेकिन मन कहता है कि वो भोजन अच्छा नहीं है। किसी का गर्दन काट के हम खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं। तो बिरसा मुंडा उस समय आदिवासी जनजाति में तो बलि समा प्रथा थी, लेकिन बिरसा मुंडा बौद्ध धर्म स्वीकार किए, मांस मछली मदिरा खाना बंद कर दिए, दारू शराब पीना बंद कर दिए, और लोगों को समझाते भी थे कि तू लोग ये सब नहीं करो। तो लोगों में ना एक उनके प्रति ना लोगों में विश्वास जगा कि देवता लोग है, ये अच्छा बात समझाता है, लोगों को नहीं समझाता है। हम खराब भले हैं, लेकिन तू अच्छा समझा रहा है, तो हमको लग रहा है कि तू हमारे लिए अच्छा है, नहीं है। तो बिरसा को लोग भगवान मानने लगे, और साथ ही साथ कुछ दैविक प्रकोप सामने भी आई तो दिखाई भी दिए कि भाई प्लेग आया, गांव में घूम गए तो समझिए कि वो खत्म हो गया। सब लोगों को मिला करके एक समूह बनाए, और ये भी तीरंदाजी में बहुत अच्छे थे, नहीं इसलिए वहां पर जो राजा था, जमींदार था, वो ज्यादा इनसे टैक्स लेता था इन समाज से, इसलिए उसका ये विरोध करना शुरू किया। ठीक है, और विरोध जब किए तो अंग्रेजी पुलिस आई, जिसके कारण बिरसा मुंडा को दोनों के बीच में लड़ाइयां हुई, लड़ भी गए दोनों। ये लड़का पढ़ने नहीं आया क्या, बड़ा बेवकूफ लड़का है, शर्म नहीं। और लड़ाई हुई जिसमें बिरसा मुंडा प्रारंभ में तो जीत गए, लेकिन अंग्रेजों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। अंत में एक दिन धोखे से जो है इनको ना पकड़ लिया, धोखे से इनको, और जेल में काफी यातना दी, और जेल में इनको एक बार हैजा हो गया, और हैजा के कारण इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो ये थे हमारे बिरसा मुंडा। लोग आज भी जो आदिवासी समाज है बिरसा भगवान के नाम से इनको जानते हैं। इनका जन्म हुआ था कब, 1875 को, 1875। कहा, छोटा नागपुर के उलिहातू गांव में। इनके पिता का नाम था सुगना मुंडा, थे ना, और ये शिक्षित थे, पढ़े लिखे थे। जानते हैं उस समय ये काफी पढ़े लिखे थे, और एक अच्छा, देखिए चाईबासा के मिशन स्कूल से शिक्षा प्राप्त किए थे। आदिवासी जनजाति में लोग पढ़ता नहीं था, लेकिन ये पढ़े थे, पढ़े लिखे अच्छे लोग व्यक्ति थे, इसलिए लोग इनको भगवान के रूप में जानते हैं। ठीक है, इतने हैं। चलिए तो आज के लिए इतनी रहेगी, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने भाई को विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।